आर्य कॉलेज लुधियाना के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल द्वारा आयोजित नेशनल वेबिनार में मैं सूक्ष्म आलूवालिया एज कोऑर्डिनेटर IQAC आप सभी को अपना नमन अर्पित करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा नई शिक्षा नीति को अप्रूवल दिया गया और तभी से हम सभी जो शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वे छात्र वर्ग हो या प्राध्यापक वर्ग, हम सभी के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं उन सभी बदलावों को लेकर के जो इस शिक्षा नीति में शामिल कर दिए गए हैं। इसी संदर्भ में आज एक छोटा सा प्रयास आर्य कॉलेज के प्रांगण में वर्चुअल गूगल मीट के द्वारा किया जा रहा है, जिसका सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट कॉलेज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है, ताकि ये जानकारी टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ साथ जन साधारण तक भी पहुंचाई जा सके। हमारे लिए यह अतिहर्ष की बात है कि इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच प्रतिभा एवं मेधा के स्वामी दो दिग्गज महानुभाव उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी एवं आदरणीय डॉक्टर शिवेंद्र सिंह गिल जी। इससे पहले कि मैं आज के दोनों रिसोर्स पर्संस को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करूं, ऑडियंस के लिए मेरा निवेदन रहेगा फर्स्ट लेडी प्रिंसिपल ऑफ आर्य कॉलेज लुधियाना डॉक्टर सविता उपल जी से कि वे हम सभी की तरफ से स्वागतम के स्वर विशिष्ट अतिथिगण के समक्ष प्रकट करें। आदरणीय डॉक्टर सविता उपल जी, स्वागत वंदन स्वर के साथ। धन्यवाद सूक्ष्म जी। आर्य कॉलेज की IQAC द्वारा आयोजित नेशनल वेबिनार ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे वेबिनार की शोभा बढ़ाने पहुंचे आदरणीय डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, फॉर्मर वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, तथा डॉक्टर शिवेंद्र सिंह गिल जी, फॉर्मर वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट। इस वेबिनार की कन्वीनर कोऑर्डिनेटर IQAC श्रीमती सूक्ष्म आलूवालिया जी, स्टाफ मेंबर्स और बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा ही मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। यदि सही शिक्षा एवं संस्कार मिल जाए तो कोई ऐसा अवसर नहीं आता कि मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों का त्याग करे। प्राचीन समय में भारतवर्ष शिक्षा के मामले में विश्व गुरु रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसके गुलाम होते ही विदेशियों ने, विशेषकर अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ की शिक्षा नीति तथा संस्कृति पर चोट की। इसी के बल पर वह भारतवर्ष पर सैकड़ों वर्ष तक राज कर गए तथा जाते जाते भारतवर्ष के लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना गए और एक ऐसी शिक्षा नीति दे गए जिसका खामियाजा भारत के युवा वर्ग आज तक उठा रहे हैं। केवल व्हाइट कॉलर जॉब्स के योग्य बनाकर उन्हें बहुत सारी संभावनाओं से वंचित रखा। भारत के आजाद होते ही शिक्षा नीति के बदलाव में तत्कालीन सरकारों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। 1986 में अंतिम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके बुनियादी ढांचे को अब बदलने का निर्णय ले लिया है। वर्तमान शिक्षा नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर अधिकतर आधारित है। आज के हमारे बुद्धिजीवी रिसोर्स पर्संस नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज शिक्षा जगत के दो बहुत ही रोशन सितारे, अत्यंत प्रतिभाशाली, अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले, विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न, शिक्षा के उच्चतम पदों से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी, फॉर्मर वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, तथा डॉक्टर शिवेंद्र सिंह गिल, फॉर्मर वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट, हमारे मध्य रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रस्तुत हैं। मान्यवर, आपका
आर्य कॉलेज मैनेजमेंट, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स तथा समस्त आर्य परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। Of comprehensions where everything stands apart, we still have some personalities who keep on sharing on their shoulders the burden of society and stand tall as pillars of the nation. Today, we are blessed to have such great and learned personalities on our panel. Let me introduce the first speaker of the day, Dr. Arun Diwakar Nath Bajpai ji. Former Vice Chancellor, Himachal Pradesh University, Shimla. Professor Bajpai is known for his original thinking, research outputs, teaching skills, poetry and oratory par excellence. In fact, he has deep and performance-oriented experience in higher education and research and administration of more than 4.5 decades. Professor Bajpai is at present, besides his professorship of economics at Rani Durgavati University, Jabalpur, and membership of many national and international bodies, is also president of Rashtriya Samaj Vigyan Parishad and also member of Mahatma Gandhi's 150th anniversary celebration committee. With folded hands, I would like to welcome Dr. Bajpai ji once again in Arya College. And in today's webinar, his topic is National Education Policy, Future Roadmap of Education. You're once again welcome, sir. Thank you. आर्य परिवार की ओर से आपको स्वागत वंदन कहती हुई मैं सूक्ष्म आलूवालिया आपसे नम्र निवेदन करूंगी, कृपया अपने विचार व्यक्त करें और जन समूह को संबोधित करें। आदरणीय बाजपाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूक्ष्म जी। सब पंजाबी हो तो सूक्ष्म बोलते, हम लोग संस्कृत निष्ठ व्यक्ति हैं तो सूक्ष्म जो सही इसका उच्चारण है भाई मैं करूंगा। और तो हम लोग सभी लोग सूक्ष्मदर्शी होते हैं। जो रिसर्चर होता है वो एब्सोल्यूट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ना चाहता है, और जितना जो एब्स्ट्रैक्ट होता चला जाएगा उतना ही अच्छा रिसर्चर, उतने अच्छा पोएट, उतना ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, उतने अच्छा मार्केट एक्सपर्ट हो जाएगा। तो सूक्ष्म जी की भाषा सुनकर के, इनके स्वागत को सुनकर के मैं प्रसन्न हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। स्वाति जी आपने, सविता जी आपने आमंत्रित किया हमको आज के इस वेबिनार में, इसका साक्षी होने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। आर्य महाविद्यालय के जितने परिवार के समस्त शिक्षक लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, प्रशासक मंडल है, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। प्रोफेसर गिल शायद अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, मेरे बड़े भाई हैं प्रोफेसर गिल साहब, फरीदकोट के हेल्थ यूनिवर्सिटी के शायद फाउंडर वाइस चांसलर थे, बड़े बड़े काम के अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद उनका रहता है। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा उस गुरप्रीत कौर को जिसने सबके साथ में जोड़ा। वो हमारे गुरु नानक देव अमृतसर विश्वविद्यालय में संगीत की प्रोफेसर हैं, हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ही फॉर्मर स्टूडेंट हैं। तो जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे कुछ और विद्यार्थी सहयोगी लोग जुड़ते हैं, जैसे मथुरेश जायसवाल को देखता हूँ, फरीदाबाद में इंजीनियर हैं, बेसिकली एजुप्रेनर हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। और बहुत से लोग जुड़े होंगे, कल्पना शास्त्री हैं जो कि दुबई से जुड़ती हैं, बारीलाल जैन हैं जो रीवा से जुड़ते हैं, सुभाष लथर दिल्ली से जुड़ते हैं, प्रोफेसर ओपी मोंगा हिमाचल जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ऑटोमेटिक जुड़ते रहेंगे। देखिए, विषय जो महत्वपूर्ण विषय है, जैसा कि सविता जी अपने भाषण में कह रही थी कि शिक्षा के साथ में संस्कार आवश्यक है।
बिना संस्कारों के शिक्षा वैसी लगता है जैसे कि बिना आत्मा के शरीर। एक शरीर पड़ा हो जिसको हम जलाने के लिए जाते हैं, आत्मा उसमें नहीं होती, बाकी सब एक ही जैसा होता है। तो वो जो है उसी प्रकार से बिना संस्कारों के शिक्षा का जो स्वरूप है वैसे ही होता है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें बड़े रूपांतरण किए हैं इन्होंने, जिसे कहते हैं 360 डिग्री पर स्विंग किया है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम। ऑब्जेक्टिव ही है कि हम शिक्षा के माध्यम से पूरे समाज की पुनर्रचना, समाज की रूपांतरण का लक्ष्य रखा गया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी, इंडिया एज ए होल थ्रू एजुकेशन, एक तो मैंडेट ये है। दूसरा, भारतवर्ष को ग्लोबल एजुकेशन सुपर पावर के रूप में इस्टेब्लिश करना। सुपर पावर जो है वो वर्ल्ड में भारतवर्ष ही था। ज़्यादा समय नहीं है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी हमारा एक एस्टैब्लिश्ड एरिया था। सन 1498 में वास्को डी गामा आए हैं। 1500 का डेटा ये बताता है कि 24% जीडीपी वर्ल्ड की जो है इंडिया से जनरेट होती है। सन 1000 में जाएंगे तो पता है 64-65% जीडीपी जो है वर्ल्ड की वो इंडिया से जनरेट होती थी। वास्को डी गामा को लोग कहते हैं उसने भारतवर्ष की खोज की। अगर वो कन्हई नामक व्यक्ति उनको नहीं मिलता जो गुजरात का था, व्यापार करता था यहाँ से मसालों का सुदूर प्रांतों में, पुर्तगाल भी जाता था, तो अगर वो नहीं मिलता तो भारतवर्ष की खोज कभी नहीं कर पाते वास्को डी गामा। उसके ही पोत के जहाज के साथ साथ उनका जहाज चल रहा था। और वास्को डी गामा अपनी डायरी में लिखते हैं कि जो भारत मूल का जहाज है वो हमसे 3 गुना बड़ा है और 3 गुनी कम शक्ति से 3 गुनी अधिक तेजी से चल रहा है। उसकी डायरी में लिखा हुआ है। ये हमारी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस थी। धीरे धीरे मुगलों के आने से भी कुछ कमजोरी हुई, जैसे सविता जी अपना उल्लेख कर रही थी। और ब्रिटिशर्स ने क्या है, सचेस्ट अपनी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हर एक क्षेत्र में, उद्योग धंधों में, चाहे मैनचेस्टर लेड इसी उद्योग थे उसकी सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, नॉलेज की सुपीरियरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो यूनिवर्सिटी सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, जो उन्होंने अनुसंधान किए, जो लैंग्वेज उसकी थी उसको ज़बरदस्ती लादने के लिए ऐसा हुआ कि इंग्लैंड जो था एक नॉलेज की सुपर पावर बन गया। वहाँ से थोड़ा अटेंशन शिफ्ट हुआ, एपिसेंटर शिफ्ट हुआ, तो अमेरिका जो है वो नॉलेज से सुपर पावर बना। तीसरा कोई देश जो है नॉलेज से सुपर पावर नहीं बनता है। अमेरिका ने भी बड़े बड़े अनुसंधान किए और अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे वेदों पर, महाभारत पर, रामायण पर, गुरु ग्रंथ साहब पर जो अनुसंधान अमेरिकन लोग कर रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अपनी गुणवत्ता है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तीसरी दृष्टि से, बल्कि पहली दृष्टि होनी चाहिए, जो विश्व में जो ज्ञान का एक सुपर पावर, जो असीम शक्ति जो है, सर्वशक्तिमान ज्ञान का कोई राष्ट्र यदि स्थान रखता है तो भारतवर्ष है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देशज ज्ञान इन राष्ट्रों के पास में नहीं है। जितने भी राष्ट्रों में मैंने बातचीत की, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, इनका कोई इंडिजिनस नॉलेज पूल जो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना रिच नहीं है जितना कि भारतवर्ष के पास में है। हम वेदों से अपनी परंपरा शुरू करें। हमारे एक और मित्र जुगल किरो दधी जी जो कि मोतिहारी में हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो भी दिखाई पड़ रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं जो कह रहा था, वेदों से बात शुरू होती, वेद हैं, उपनिषद हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं, महाभारत है, रामायण है, और इन पर आधारित न जाने कितने बड़े बड़े साहित्यिक संरचनाएं। नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था 6 महीने तक निरंतर जलता रहा था। उसके बावजूद भी आप पुस्तकों को जला सकते हो, मस्तिष्क को जला सकते हो, व्यक्ति को जला सकते हो, लेकिन संस्कारों को ही नहीं जला सकता। वो संस्कार तब भी जीवित आज हमारे पास आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, कहीं से भी प्रकटीकरण हो जाएगा। अभी भी लाखों लाखों जो है पुस्तकें और कई करोड़ पांडुलिपियां हमारे पास ऐसी हैं जिनका कि अभी पुनर्लेखन नहीं हो पाया। तो जो मैं कह रहा था कि भारतवर्ष के पास में एक बहुत ही समृद्ध हमारी अपनी देशज पारंपरिक ज्ञान परंपरा है जो कि लिखित है। दूसरे, यदि हम अब 20 जो है बड़े शहरों को हटा दें और 10 और बड़े शहरों की जो संस्कृति हटा दें जो कि पाश्चात्य भौतिकवादी संस्कृति से बड़ी प्रभावित है,
तो 6.5 लाख गांव जो है हमारे और 718 जो जिले हैं जिनमें कस्बाई संस्कृति, वो उसी वैदिक परंपरा की जो नीतिगत मूल्यगत जो हमारा जीवन है उसको जी रही है, वो उसने जीवित रखा है। हमारी लोक कथाओं में, लोक गाथाओं में, लोक भाषाओं में ये सारी हमारी संस्कृति जो अभी भी जीवित है। सारी नैतिकता उन्होंने बचा के रखी हुई है, सारी संस्कृति उन्होंने बचा के रखी हुई है। तो उसको आधार बना करके जब भारतवर्ष आधुनिक तकनीकी का उपयोग करेगा, आधुनिक मेथोडोलॉजी ICT का उपयोग करेगा, उससे कोई हमें मना ही नहीं है, और देशज ज्ञान होगा, उससे जो विकास होगा वो इतना अद्भुत होगा कि सारा विश्व जो है उसको देखता रहेगा। ये है ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश करना या विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित करना। विश्व गुरु की उपाधि हमारे पास शुरू से रही है। भगवान कृष्ण पहले व्यक्ति जिनको की विश्व गुरु की उपाधि, जगत गुरु की उपाधि है। श्लोक कहता है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बीच बीच में जैसे रूढ़ियां आती हैं, जो परंपराओं और रूढ़ियों में बेसिक डिफरेंस है। परंपराएं होती, परंपराएं ईश्वर का पर्यायवाची, परात पर से भी परम ईश्वर, परमेश्वर ही परंपरा है। वो निरंतर विकसित होती है, जैसे हम भाव करते विकसित होते, और रूढ़ियां टूटती हैं, कर्मकांड टूटते हैं। जैसे आर्य समाज के आधार पर ही आपका कॉलेज बना है। दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे रूढ़ियों को तोड़ा, और जो बेसिक था हमारे हिंदू धर्म का, उसको सनातन परंपरा उसको रख लिया उन्होंने। यज्ञ को रखा, उन्होंने वेदों को रखा, दोनों चीजें पर्याप्त हैं। और वेद और यज्ञ को लेकर अनुसंधान करके बना दें तो विश्वगुरु बन जाएंगे, इसमें कोई विशेष चीज नहीं। तो इस भूमिका के साथ में जो परिस्थितियां चल रही थी भारतवर्ष में, जैसा बताया 1986 में हमारी शिक्षा नीति आई थी पहले, 34 साल बाद ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है। ये राष्ट्रीय है कि उसमें बहुत सारी राष्ट्रीय चरित्र की बातें की गई। नंबर 1, पहली बार ऐसा हो स्कूली शिक्षा को जो है वो उच्च शिक्षा और अनुसंधान तक जोड़ने वाली बात इसके अंदर की गई। बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी की गए जो हम बताना नहीं चाहेंगे, आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। 5+3+3+4 का हो या 3 साल में किस बाद एंट्री और एक्सिट की बातें की गई। इसके अंतर्गत लैंग्वेजेस को बहुत महत्व दिया गया है, भाषा को बहुत महत्व दिया गया है। सारी मैं संक्षेप में पहले बताऊंगा, बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा। भाषा को लेकर जिससे भी बात कर रहा था, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी का डोमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ। अंग्रेज से ज्यादा अंग्रेजियत हमारे अंदर आ गए। अरे अंग्रेजी में भी मान लीजिए कि रामकृष्ण परमहंस का हो, विवेकानंद का हो, R.K. नारायण के हो, अरविंदो घोष ने लिखी अंग्रेजी लिखी है, मुल्कराज आनंद ने अंग्रेजी लिखी है, या मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहब का अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए तो खराब थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसी चीज लिखी जाए जो भारतीय संस्कृति परंपरा के विपरीत हो, वो चीज नहीं, वो अंग्रेजियत आ गई। मतलब एक डिस्कनेक्ट आया हमारा सोसाइटी के साथ में। तो उसको हटा करके भारतवर्ष की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको सम्मान देने के लिए ये भाव आया है, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें देशज ज्ञान के आधार पर आधुनिक ज्ञान व्यवस्था को बनाने वाली बात है। जैसे परंपरागत जो हमारी अध्ययन पद्धति है उसको ICT बेस्ड दूरस्थ शिक्षा पद्धति के साथ में जोड़ने के लिए भाव आया है। समाज, उद्योग धंधों के साथ में सरोकार स्थापित करने के लिए ये विधि आई है। ये कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति है जो कि 718 जिलों में एक बड़ी संस्थान विकसित की जाए। ऐसा कोई भी क्षेत्र जो है वो पीछे न रह जाए जहाँ पर कि शिक्षा न पहुँच पाए। ये सारे प्रबंध इसके अंतर्गत किए गए हैं, सुविधाएं भी दी गई हैं। इसलिए समझिए कि इसको राष्ट्रीय चरित्र के रूप में स्थापित करने वाली बातचीत की गई है। देखिए, जैसा सविता जी कह रही थी कि शिक्षा में संस्कार होने चाहिए, तो अभी तक पहले इसका शिक्षा संस्कृति मंत्रालय नाम था, उसे चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया, ऑर्डर भी निकल गया है। मेरी इच्छा थी शिक्षा संस्कृति मंत्रालय फिर कर देते, लेकिन चलिए संस्कृति मंत्रालय अभी जैसा काम कर रहा है, हमारी एक मित्र उसके भी मंत्री हैं राजी पटेल, अच्छा काम कर रहे हैं। तो शिक्षा की जब बात करते हैं, शिक्षा में संस्कार, सुशिक्षित करना आदि भाव रहता है। जब ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो लगता है किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए हम किसी नौकर को तैयार करने वाले, क्लर्क या मैनेजर को तैयार करने वाली शिक्षा दें। देयर इज अ कैटेगोरिकल डिफरेंस बिटवीन द टू।
इट्स गुड दैट द नेम हैज चेंज्ड, शिक्षा मंत्रालय इसको कर दिया गया। इसमें 6% जीडीपी का व्यय करने वाली बात आई। बहुत सारे प्रश्न मुझसे पूछे जाते हैं कि 6% कहाँ से आया, कैसे आएगा, होगा कि नहीं होगा। पहले भी शिक्षा की जो नीतियां हैं वो कहती हैं 6% जीडीपी कैसे अंदर आएगा। मैंने कहा पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने, जैसा सविता जी ने बताया कि 29 जुलाई को कैबिनेट से अप्रूव किया, 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का पूजन किया है प्रधानमंत्री जी ने, और 8 अगस्त को उन्होंने राष्ट्र को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति समर्पित की। पूरा 1.5 घंटे तक एक एज ए प्रोफेसर भाषण दिया। हमने पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति इतनी प्रतिबद्धता शासन की जो हमको दिखाई पड़ी। तो हमको उम्मीद करते हैं 6% जीडीपी का हो जाएगा। 6% जीडीपी यदि अभी हम उठा देते हैं, लगभग $2.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में है, कैलकुलेट कर ली, लगभग 15 लाख करोड़ रुपए जो है अभी हो जाएगा। जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसका लक्ष्य रखा, 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हायर एजुकेशन होगा। अब इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होने का हम समझते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हिसाब से इकोनॉमी कितना जनरेट होगी यदि 30 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट होता है हायर एजुकेशन में। तो उसकी बात हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं। 7 सितंबर को जस्ट एक महीने बाद देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे गवर्नर्स, सारे वाइस चांसलर, सारे शिक्षा मंत्री, सारे लोग जो सेक्रेटरीज होते हैं, सबने जोड़ करके 10 बजे 5 बजे शिक्षा नीति पर चर्चा की, विमर्श की। और लाखों लोग जो है इसमें अभी भी चर्चा कर रहे हैं। पहले भी जब ड्राफ्ट सबमिट किया तब कस्तूरीरंगन कमेटी ने, लगभग सारे मेंबर्स हमारे परिचित हैं उसमें, तो उसके बाद में भी जो है वो पंचायत से लेकर के 2.5 लाख पंचायत से लेकर 6600 ब्लॉक से लेकर 6000 जो अर्बन सोसाइटी उनसे लेकर के 3-4 लाख समझिए कि विद्वानों, भिन्न भिन्न संस्थाओं से उन्होंने बुलवाए थे, कमेंट्स बुलवाए थे। पार्लियामेंट्री कमेटी ने, कैबिनेट कमेटी, सब ने इसको अनुसंधान करके देखा है, तब अप्रूव करके इसको जो है लॉन्च किया गया। तो एक कोई एयर कंडीशन में बैठ करके कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, ये ओपन हाउस की है, सबसे चर्चा विमर्श करके बनाई गई है। इसमें जो विश्वास हमको ज्यादा रहता है। परिस्थितियां ये हैं भारतवर्ष की, हम एमए और पीएचडी तो करा देते हैं, लेकिन एमए करने वाला जो है यदि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी किसी में भी एक चिट्ठी न लिख पाए, चाड़े न सही लिख ना पाए, तो मतलब क्या है एमए करने वाले। हमारे पास में आते हैं विद्यार्थी, बोले एमए कहते हैं साहब 79% लेकर के एक लड़की ऐसा रिसर्च करनी। हमने भाई मुझे ये बता दो, धन संबंधी परिभाषा जो एडम स्मिथ की है कि मार्शल की है कि रॉबिन्स की है, बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स है, बेसिक नहीं बता पाते, तो क्या मतलब क्या हो इतने अच्छे मार्क्स लेकर के। तो एक तो एजुकेशन की जो क्वालिटी, जो गुणवत्ता है, उसमें कमी। उसके लिए देखिए जिम्मेदार विद्यार्थी भी हो सकता है, शिक्षक भी विद्यार्थी हैं। शिक्षक विद्यार्थी तो पूरा जो वायुमंडल, पूरा जो वातावरण होता है, वही समझिए इसका दोषी होता है। जब जिससे हम लोग गांव में कहा कि बहती गंगा में सभी लोग हाथ धोना चाहते हैं, यदि मान ली कि ऊपर की ओर धारा बह रही थी, सब लोग ऊपर की आना चाहिए, समान बह रही थी समान बहते रहेंगे, और नीचे तरह नीचे डूबने जाना चाहते, सब जो है वो वातावरण के साथ। बहुत कम लोग होते हैं जो कि धारा के विपरीत चल करके ऊर्जा सृजित करते हैं और कोई नई चीज बताने की कोशिश करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, और वही लोग इतिहास पुरुष कहलाते हैं, वही लोग युग पुरुष बनते हैं। दयानंद सरस्वती आपके युग पुरुष थे, मतलब आप ही ने हमारे सबके युग पुरुष थे। धारा का विपरीत चल कर के उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि विश्व स्तर पर उसकी स्वीकृति है। सनातन और आर्य के बीच में अंतर लोग बताते हैं, लेकिन दोनों हैं तो एक ही चीज, हमको एक ही मान करके चलते हैं। तो मैं जो निवेदन कर रहा था कि गुणवत्ता जो शिक्षा की बड़ी कम, एक समझिए अपने उसमें शिक्षा को शिक्षा की समुदाय जोड़ने, नहीं शिक्षा की जब कनेक्टिविटी आती है सोसाइटी के साथ में, तब कुछ भी नहीं, समाज में कुछ भी हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, विद्यार्थी नहीं पता, शिक्षकों को पता नहीं चल रहा है। यदि उद्योग धंधे किस दिशा में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही, समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लोग बढ़ते जाएं, धर्म के नाम पर अत्याचार होता चला जा रहा है, पड़ोसी राष्ट्रों में क्या हो रहा है, चीन किस प्रकार से आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है, कितना माल चीन का आ रहा है, किस प्रकार का हमारा ट्रेड डेफिसिट होता जाए, एकदम डिस्कनेक्ट। तुलसीदास जी ने लिखा है अपने रामचरितमानस में,
कोई नृप होए हमें कहानी, चेरे छाड़ खूब की रानी। मंत्रा जो है कैकेयी से कहती है कि भाई कोई भी नृप बन जाए, हमें क्या लेना देना, हम अपने चेरी मतलब दासी बन के हमारा क्या है। ये भाव जो है वो सबके अंदर, या तो उसे देखते हैं हुई है वह जो राम रच राखा कोकर तरक बढ़ावे जाकर, जो कोकर भगवान भरोसे होगा। एक भाव जो है हायर एजुकेशन में। एक तरफ हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात करते हैं, भारतवर्ष विश्व का सबसे अधिक युवाओं वाला देश होगा, लेकिन युवा दिशाहीन हुए, युवाओं पास रोजगार नहीं हुआ, तो इनका क्या होगा समझिए। ये तो सड़कों पर आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे तो कितनी दिक्कतें होंगी। ये आतंकवादियों की भी हाथ में जा सकते हैं, ये गलत रास्ते पर चल सकते हैं। तो उनको सही दिशा देने वाला, तो ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, इसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा जो है उसकी गुणवत्ता, जो जैसे जो इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की मैडम इंचार्ज हैं, जो इंटरनल मतलब टोटली इंटरनल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। दूसरा है इसका जो कनेक्ट है सोसाइटी के साथ, सोसाइटी बाय एंड लार्ज के साथ। माई सोसाइटी इंक्लूड्स इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, डिप्लोमेसी, constitutive studies, physics, chemistry, research, everything belongs to society. Society does not mean sociology. सोसाइटी का बड़ा अंतर है, हम लोग सब समाज की बात कर रहे हैं। तो दो प्रमुख उद्देश्यों को लेकर के चल रहे। संस्थाएं बड़ी विकसित हो गई, संस्थाएं बहुत कम थी 1950-51 में। आज जो है विश्वविद्यालयों की संख्या जो 970 के आसपास हो गई, 45 से 50 हजार समझिए कॉलेजेस हमारे पास में, जिसमें 12 से 12.5 13 लाख जो है हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं, लगभग 3-3.5 करोड़ स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं। मैं हायर एजुकेशन की यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो इस संख्या बढ़ने पर भी एक जो लॉपसाइडेडनेस, एकांगीपन इसमें दिखाई पड़ता है। एकांगीपन जहाँ तक समझिए इनका कंसंट्रेशन है, आप पाएंगे कि शहर में ही सब कुछ शिक्षा है, एक ही शहर में बहुत सारे विश्वविद्यालय। दिल्ली कोई देख लो तो 12 विश्वविद्यालय दिल्ली में खुले हैं। जबलपुर जैसे छोटा सा शहर, वहां पर भी लगभग 8-9 विश्वविद्यालय हो गए। यहाँ पर आसपास के एरिया में पाएंगे तो विश्वविद्यालय क्या महाविद्यालय खोले भी गए हैं, तो अच्छे महाविद्यालय नहीं। इसको कैसे हम डिसेंट्रलाइज करें, इसमें रखा गया है कि 718 जो जिले हैं, सारे जिलों में एक बड़ी संस्थाएं जो है वो खोलने का लक्ष्य इसके अंदर, जिससे डिफ्यूज होना चाहिए। एजुकेशन मस्ट रीच तो दोज हु वांट टू सी एजुकेशन, तो वहां तक पहुंचाने वाली बात इसमें रख दी। दूसरा एकांगी क्या है कि कुछ शिक्षण संस्थाएं ही एक विषय को लेकर के शुरू हो गई हैं। अब सामान्य कुछ तो विश्वविद्यालय सामान्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं, जैसे आपको गुरु नानक देव अमृतसरी विश्वविद्यालय है, अभी सांधु वहाँ वायशाह से पहले बराड़ साहब थे, हमारे बड़े भाई थे, सारे परिचित हैं। वो एक अच्छा है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च उसमें हो रही है। लेकिन कुछ आप पाएंगे कहीं एग्रीकल्चर के नाम पर एक विश्वविद्यालय, डेयरी इंडस्ट्री, वेटनरी इंडस्ट्री, मेडिकल यूनिवर्सिटी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत के नाम पर यूनिवर्सिटी खुली, उर्दू के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खुली, टेक्नोलॉजी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खुली, मेडिकल यूनिवर्सिटीज खुली, गिल साहब खुली। ये जो एकांगीय विश्वविद्यालय है, इनसे बात नहीं बन पाती है। इनको किस प्रकार से हम ये जो साइलोज स्टैंड एलोन यूनिवर्सिटीज है, इनको बढ़ाकर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च में कन्वर्ट करने वाला भी लक्ष्य इस हायर एजुकेशन का है। किस प्रकार से उसको जो वो बढ़ाया जाएगा। बच्चे शुरू से ही किसी स्किल को लेकर काम करें, तो 6वीं से ही उनको स्किल दे देनी चाहिए। स्किल से लेकर के आगे बढ़ेंगे तो समझिए कि 6 साल 12वीं तक की स्किल रहेगी, 3 साल 9th तक, लगभग 9 साल की स्किल उनके पास आ जाएगी, तो जो उनको बनना होगा वो बन जाएंगे। इसी प्रकार से इसके अंदर इतना संकुच, इतना बंधनकारी शिक्षा हमारी ये रही है। एक बार आपने एडमिशन ले लिया, यदि मान लीजिए कि आपने परीक्षा नहीं दे पाए, 3 साल परीक्षा नहीं दे पाई, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं उपहास में कहा करता हूँ कि जब तक गांव जाते थे तो किसी पूछो भाई आपकी एजुकेशन क्या है, बोले मैं 10th फेल हूँ। तो मैं 9th पास क्यों नहीं कहते। देखिए आप साइकोलॉजिकल असर देखिए, 9th पास और 10th फेल में बेसिक डिफरेंस है। वो कहता है 10वां ने पूरा पढ़ा, तो साल में पढ़ाई तो की, और फेल हो गए, क्या कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग हुई है वो कहीं ना कहीं उसके बैंक में जमा होनी चाहिए, ये उसका भाव आता है।
इस चीज को लगता है इसने देखा, और सम 3 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसमें 1 साल पढ़ा और छोड़ना चाहता है, किसी काम से छूट गई है, नौकरी पास करना चाहता है, तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। 2 साल में एडवांस डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री लेकर के वो व्यक्ति जाएगा। एक सुविधा है। रिसर्च में भी जाना चाहेंगे लोग, माने रिसर्च में किसी को ओरिएंटेशन है, रिसर्च ओरिएंटेशन जो है वो 3 साल बाद तुरंत 1 साल की रिसर्च की डिग्री लेके डायरेक्ट रिसर्च में जा सकता है। पीजी करना है तो 2 साल का पीजी कर ले। दोनों ही परिस्थितियां उसके सामने, दोनों ही अवसर उसके सामने जो है वो खुले हैं। एक सवाल अक्सर मुझसे पूछते हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन का क्या होगा? स्पेशलाइजेशन, इसमें बहुत स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन इम्पोज्ड नहीं, नंबर 1। स्पेशलाइजेशन आत्मस्फूर्त है, अपने अंदर से उपजा जो स्पेशलाइजेशन है वो इसके अंदर होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी जैसा सूक्ष्म मेरा परिचय कराती कि पोइट इंडियन वाजपेयी, मैं लिखता हूँ कविता, मेरे अरुण सतसाई 703 दोहों का एक महाकाव्य प्रकाशित हुआ है, अच्छे गीत गजल लिखता हूँ। इकोनॉमिक्स में लेकिन उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मैं बीए जब 10वीं पढ़ता था, इंटर पढ़ता था, बीएम पढ़ता, एमएम पढ़ता, रिसर्च की, अभी भी एज वाइस चांसलर भी कभी सम्मेलन में जाना बुलाना सब करता था। नहीं, इसका इवेल्युएशन जो है, एकेडमिक इवेल्युएशन कहीं पर भी मारा नहीं हुआ। जब एमए कर रहा था, जब एमए करते समय मुझे डांट पड़ती थी कि कविताएं क्यों लिखते हो, शुरू से डांट पड़ती रही, कविताएं क्यों लिखते हो। एक सविता जी, अलेक्जेंडर पोप करके कवि हुआ है, इंग्लिश, यदि आप जानते हो, बहुत रिनाउंड पोएट था, वो जन्मजात पोएट था। तो वो क्या है, उसके पिताजी बड़े नाराज रहते थे उस पर, अलेक्जेंडर पोप पर, ये तो कविताएं क्यों लिखते हो। एक दिन उसने छड़ी उठाई, पिताजी ने उसको पीटना शुरू किया। तो वो कविता में ही पिताजी से अनुरोध करता है, फादर फादर मर्सी टेक वर्सेस आई शैल नेवर मेक, फादर फादर मर्सी टेक वर्सेस आई शैल नेवर मेक। ये कविता में ही कह रहा है। तो फादर ने किया, तो जन्मजात कवि, इसको हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कविता पन का मूल्यांकन भी कहीं होता विश्वविद्यालय की उस मूल्यांकन पद्धति में, तो हो सकता है मैंने टॉप नहीं सुपर टॉप कर दिया होता, तो मेरा मूल्यांकन तो सिर्फ समझिए कुछ याद। तो मैं कह रहा था, विशेषज्ञता जो होगी, जो आपके अंदर तत्व है, जो आपके अंदर नैसर्गिक प्राकृतिक संस्कारगत तत्व हो, चाहे वो संगीत का हो, कवित्व का हो, नृत्य का हो, उद्यमिता का हो, या भौतिकवादिता, किसी उसी तत्व को विस्तार देने वाली बात जो इसके अंतर्गत की गई। इस शिक्षा पद्धति में उसे पूरा पूरा सम्मान दिया जा रहा है। आप चाहे इंटरमीडिएट लेवल पर भी आपका कुछ छोटा मोटा भाव आ जाएगा, और अंडर ग्रेजुएट में तो आपका सेमी स्पेशलाइजेशन स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, और रिसर्च में सुपर स्पेशलाइजेशन चला जाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत जनरलाइजेशन नहीं होगा, इसमें आपकी अपनी रुचियों के पूर्ण प्रगटीकरण के सुअवसर प्राप्त होंगे। It will provide you complete manifestation of your own inner instincts, inner aptitude, inner attitudes. ये इसकी बहुत बड़ी सुविधा इसके अंदर प्रदान कर दी गई। रिसर्च के लिए भी हम सभी लोग जानते हैं रिसर्चेस किस प्रकार की हो रही हैं। मैंने जो शिक्षा की जो दुर्गति बताई, और रिसर्च के कंटेंट्स, रिसर्च के लैंग्वेजेस, सविता जी ने भी पीएचडी हमारे हिमाचल से की है, और मैंने एक नियम बनाया था, आपके इसमें नियम नहीं था, वो मैंने नियम बनाया था, कोई भी थीसिस जो है वो आएगी पीएचडी वाइवा के बाद में हमारे पास में आएगी, जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक उसे अप्रूव नहीं करेंगे। मैं रीवा में जो वाइस चांसलर था पहले, तो वहाँ मैं वाइवा में खुद बैठता था, लेकिन छोटी यूनिवर्सिटी थी, यदि कोई कैंडिडेट डिफेंड नहीं कर पा रहा तो उसमें 6 महीने के लिए डिफर कर देता था, बहुत सारे लोगों को डिफर किया। और इसी में ही जिन्होंने अभी क्या कहते हैं आत्महत्या कर ली, जो नागालैंड के गवर्नर थे अश्विनी कुमार जी, उन्होंने भी पीएचडी हिमाचल से की एमबीए में। पहली थीसिस में इनकी ही देखी थी, ये आए थे हमको दिखाने के लिए, वॉज वेरी गुड सोल, वेरी क्लोज टू मी। तो क्या वो एक थीसिस लेके आए सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंग्लिश में लिखी हुई थी। कैंडिडेट से मैंने कहा कि आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, बोले हाँ से बोल नहीं सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने जाओ 10 सेंटेंसेस लिख करके ले आओ, थीसिस यहाँ छोड़ दो और सामने बैठ जाओ। He was just unable to write 10 correct sentences, and he has drafted this in very good superlative English. मैंने how did so? मैंने उनकी सुपरवाइजर बुलाया, सुपरवाइजर ने तक दिया, सर मैटर तो इंग्लिश मिलता है तो क्या करें। तो
तो मैंने मैटर ये फारसी मिलता तो फारसी में थीसिस लिख देते, उर्दू मिल जाता उर्दू में थीसिस लिख देते। गलत बात है। लैंग्वेज की पार्ट, कंटेंट्स आर ऑलमोस्ट मिसिंग। केवल पीएचडी के लिए, थीसिस के लिए थीसिस शेल्स में बंद चली जाती है। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात है सिंध के लिए। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है, एक सारे कंट्रीज में इस प्रकार के फाउंडेशन बने हुए, यूके का, यूएसए का, आयरलैंड, सबके बने हुए। उसी तर्ज पर लगभग 2% ऑफ जीडीपी का इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च फाउंडेशन में। तो इसमें जो है सारे वर्टिकल्स रहेंगे, जिसमें कि आपको आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब रहेंगे। और कोई भी रिसर्च इसमें कर सकता है। आप स्कूल टीचर भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसमें चले जा सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी जा सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी जा सकते हैं। और इनके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं। एक तो नॉलेज जनरेशन के ऑब्जेक्टिव है। नॉलेज जनरेशन आई यूज टू टेल इसी क्वाइट पॉसिबल, और तुरंत आपको जो नॉलेज जनरेशन का फायदा नहीं मिलता है, लेकिन लॉन्ग रन में इन्हीं से थेरीज बनती हैं, इन्हीं से ही समझ पॉलिसीज बनती हैं। तो लॉन्ग रन में इनसे जो है हमको फायदा प्राप्त होता है। दूसरा कि सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, इनके साथ में इनके साथ जुड़ाव करना, इन पर अनुसंधान करना। तीसरा पब्लिक पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करना, पब्लिक पॉलिसी बनानी, स्टेट को पॉलिसी इनपुट्स प्रदान करने का काम भी जो है। अभी क्या सब चीजें अलग अलग हो रही हैं। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पे कोई रिसर्च करानी है तो आप समझिए कि उनका अलग यूनिट बनी, उससे करवाएंगे। यदि डीआरडीओ को रिसर्च करानी तो उनके अलग डिफेंस के लैब्स बनी, उनसे बंद कराएंगे। इन यूनिवर्सिटीज का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जो ओवरलैपिंग भी खत्म होगी। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में कॉम्पिटिटिव बेस समझिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंड करेंगे। ये तो फॉर्मल सेक्टर की बात है। इनफॉर्मल सेक्टर में भी आप पाएंगे, आपने स्वयं देखा होगा, बहुत से इनोवेटर्स रहते हैं। आप गांव में देखिए, गांव में खेती किसानी करने वाले कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, सॉइल टेस्टिंग करने वाले कुछ काम करना चाहते हैं, मौसम पे कुछ काम करना चाहते हैं। कुछ समझिए ऐसे एंटरप्रेनर्स होते हैं जिनको हम लोग अपने उपभाषा जुगाड़ टेक्निक बोलते हैं। ये वास्तव में सच्ची टेक्निक होती है। मैं कभी देख रहा था, एक सज्जन ने ऐसी साइकिल बनाई है, साइकिल में चक्की लगी हुई है। इधर व्यक्ति साइकिल चला रहा है और चक्की में गेहूं डाल रहा है, आटा भी पीस रहा है। ये देखिए, ये क्या है, जुगाड़ टेक्निकली, ये इसको इनोवेशन कहेंगे। ये इनोवेशन है। इसी प्रकार के इनोवेटर्स यदि कोई हैं जिनके पास में कोई एजुकेशन नहीं। उदाहरण देता हूँ, रामानुजन यदि आज की तारीख में होते तो रिसर्च फाउंडेशन से उन्हें इसकी मिल सकती थी, बाहर जाकर के अपनी जो थ्योरम्स को पढ़ा सकते थे। रामानुजन को कितनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी, और हार्डी उनकी शरण में आए, जो कि उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में ले गए। इतना बड़ा मैथमेटिशियन, उनके ही अनुयायी एक मंजुल भार्गव इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सदस्य भी हैं। मैं मंजुल भार्गव को रामानुजन का अवतार मानता हूँ। मंजुल भार्गव पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की रामानुजन पर, और इत्तेफाक से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रिनिटी कॉलेज जो हमारा लेक्चर था, 3 दिन पहले उन्होंने डॉक्यूमेंट्री उसको वहां पे दिखाई थी। तो यदि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, जो संगीतकार भी हैं, जो चिकित्सक हैं, जो वैद्य हैं, जो एंटरप्रेनर्स हैं, जो उद्योग धंधे में कुछ करना चाहते हैं, कोई वैरायटी विकसित करना चाहते हैं, उन सबको भी ये अवसर आप प्रदान कर जाएगा। हैंडीक्राफ्ट्स में, कुटीर उद्योग में भी बड़े अनुसंधान करने वाले लोग हैं जिनको की ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कीजिए। इसमें सुविधा ये भी प्रदान की गई है कि बहुत सारी जो संस्थाएं हमारे पास में हैं जो रेगुलेट करती रहती हैं, उन रेगुलेशन को कम करने की बात इसके अंदर कही गई है। और वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स की बात की गई है। आप अपना जो कुछ भी है संस्था के बारे में जो कहना चाहते हैं, वॉलंटरली यू कैन डिस्क्लोज दिस टू दैट पर्टिकुलर एजेंसी। तो अभी यूजीसी, एआईसीटी इत्यादि कुछ संस्थान को मर्ज करके एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने की बात, कमीशन बनाने की बात की गई है, उसमें सब मर्ज कर दिया तो आपको सहूलियत हो जाएगी। मैं जानता हूँ बहुत सारी संस्थाएं, सरदार शहर में एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, मैं उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ। बेचारे परेशान रहते हैं, इस कोर्स के लिए यूजीसी में कई बार भेजा, चिट्ठी नहीं है, फिर भेजा, वहां बुलाया, क्या मतलब क्या है ऐसा, तो उसको जो है वो कम कर दिया। बट फॉर इसी मेडिकल एंड आई थिंक लीगल एजुकेशन,
सारे जो जितने भी हैं एजेंसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज उसमें अंदर बंद रहेंगे। एक एजुकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देने के लिए और पॉलिटिशियंस के और ब्यूरोक्रेट्स के काचेस से अलग करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनाने की बात की गई। मतलब ड्राफ्ट में प्राइम मिनिस्टर ही इसके चेयर पर्सन होने वाले थे, अब इसमें एजुकेशन मिनिस्टर को कह दिया गया। 30 लोगों की समिति बनेगी, इसका एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेगा। ये सारी शिक्षा के बारे में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं, पूरी शिक्षा के बारे में निर्णय लेने का अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित संप्रभु संस्था में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बनेगा। उसके अंतर्गत ही ये बनेगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक जनरल एजुकेशन काउंसिल भी बनाने का इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। जनरल एजुकेशन काउंसिल जो आप किस प्रकार की शिक्षा हो, कैसे पाठ्यक्रम हो, कैसे मूल्यांकन पद्धति हो, क्या ये सारा काम जो हो ये जनरल एजुकेशन काउंसिल करेगी। ऐसे हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन जो ग्रांट्स इत्यादि देने वाली जो बात है वो ग्रांट्स कमीशन के अंतर्गत चली जाएगी। अभी जो नैक है, नैक का रूपांतरण अथॉरिटी के रूप में किया जाएगा, नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी के रूप में। ये कुछ परिवर्तन किए गए। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। सबको सारी भाषाएं नहीं आती और जो अभिव्यक्ति हम अपनी भाषा में कर पाएंगे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सूक्ष्म अहलूवालिया जी और सविता जी को, जिन्होंने हिंदी में बात की। हिंदी में मुझे ही प्रेरणा मिल गई अपनी बात कहने की। यदि इंग्लिश में शुरुआत होती तो इंग्लिश में बोल तो लेता, लेकिन मैं खुलेआम स्वीकार करता हूँ मैं इंग्लिश में बोल लेता हूँ, लेकिन जितना अच्छा हिंदी में अपने को अभिव्यक्त कर पाऊंगा तो अंग्रेजी में नहीं कर पाऊंगा। अब मान लीजिए कि हम गुरुमुखी को ही जो है अपनी भाषा बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा तक बना दें। मेरा कहना है गुरुमुखी में स्नातकोत्तर क्यों नहीं, गुरुमुखी में स्नातक क्यों नहीं, गुरुमुखी में अनुसंधान क्यों नहीं, गुरुमुखी में आपके जो है शोध प्रबंध क्यों नहीं लिखे जाते। जब व्यक्ति गुरुमुखी पढ़ेगा तो गुरु ग्रंथ साहब से कनेक्ट आ जाएगा। अब गुरु ग्रंथ साहब पर कितने अनुसंधान हुए हैं, साहित्य वाले तो करते हैं, धर्म वाले कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, नहीं समाज विज्ञान वाले, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोग कितना करेंगे, सोशियोलॉजी वाले कितना करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी वाले कितने करेंगे, भौतिक शास्त्र वाले कितना करेंगे, रसायन शास्त्र वाले कितना करेंगे। और जब मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहब को, सुखमनी साहब को हम केंद्र में रख करके अनुसंधान करेंगे तो वो होगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन वो नहीं है जिस पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोर दे रही है कि हमने इकोनॉमिक्स में कुछ थोड़ा पॉलिटिकल साइंस, कुछ सोशियोलॉजी पर डाल दिया। मैं फिर बड़े विनोद में कहता हूँ कि थोड़े से गेहूं, थोड़े से चावल, थोड़े से मूंग की दाल, थोड़े से चने, थोड़े से समझिए मूंगफली लेकर के आप बनाओ तो रामदेव महाराज की दलिया तो बन जाएगी, खिचड़ी बन जाएगी, हिंदुस्तान नहीं बना पड़ेगा। हिंदुस्तान बनाने के लिए उसमें सर्वसमावेशी होना चाहिए, सर्वसमावेशिकता का आवश्यकता है। उसके केंद्र में चीज रहेगी, केंद्र में संस्कृत रहे, केंद्र में गुरुमुखी रहे, केंद्र में हिंदी रहे, और उससे उपजे हुए जो विषय होंगे एक साथ जो जुड़ेंगे कहीं जाकर के, वो होगा मल्टी डिसिप्लिन। शब्द हमारा नहीं, डिसिप्लिन मर्यादित करता है, छोटा बनाता है, हम उदार बनाते हैं, हम ओपननेस की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने वाली बात करेंगे। सर्व समावेशी शिक्षा बनाने के लिए अलग ढंग से प्रयत्न हमको करने पड़ेंगे। आईटी का उपयोग बहुत अधिक इसमें बताया गया। 27 पॉइंट्स की टोटल राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 10 पॉइंट्स हायर एजुकेशन जुड़े, 10 पॉइंट्स प्राइमरी एजुकेशन जुड़े हुए हैं, प्राइमरी मिडिल एजुकेशन, और 7 पॉइंट्स आईसीटी। इसमें नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम के भी इस्टेब्लिश करने की बातचीत की गई है, जो सारी चीजें आपको पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर के इवेल्युएशन तक सब में आपकी जो सहायता करेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी बातचीत की गई है। यदि मान ली आप अपने एडमिशन से लेकर के एग्जामिनेशन रिजल्ट निकालने तक उस एजेंसी को भरोसा करना चाहें तब भरोसा कर सकते हैं, उसका आप उपयोग करते चले जाएंगे। लैंग्वेज के बारे में एक समस्या आती कि हमारी लैंग्वेज गुरुमुखी पंजाब हरियाणा के लोग समझ जाएंगे, हिमाचल के थोड़े बहुत समझ जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार को तो नहीं समझ पाएंगे। बंगला जो है वो पंजाबी नहीं समझ पाएगा। इसके लिए एक संस्था की बात की गई है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ये काम जो है वो 28 जो हमारी भाषाएं हैं सबकी भाषाओं में इस प्रकार की व्यवस्था वो करने की चिंता करेगा। इसी प्रकार से संस्कृत पाली पर्शियन के लिए भी एक संस्था की बात इसके अंदर की गई है, वो कितना काम करेगी, क्या संस्कृत को विशेष महत्व देने की बात है। संस्कृत टू संस्कृत लैंग्वेज की मतलब S2S बातचीत है।
कि हमारा जो देशज ज्ञान है वो संस्कृत में विद्यमान है, संस्कृत में ही सब कुछ है। संस्कृत में योग है, संस्कृत में चिकित्सा है, संस्कृत में समाज विज्ञान है, संस्कृत भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, सब कुछ संस्कृत में, सारा पर्यावरण संस्कृत में है। तो ये कुल मिला करके ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो संसार है और जो कुछ हमने बताया, इन्हीं के चारों ओर घूमता चला रहा है। उद्देश्य शिक्षा को कैसे हम होलिस्टिक बनाएं। होलिस्टिक बनाने के लिए एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना पड़ेगा, इसको साइलो नहीं रहेंगे, इसको इंटीग्रेटेड बनाना पड़ेगा। हम इंटीग्रेशन चाहते हैं, जैसा मैं पहले बताया, इसको ऑल इंक्लूसिव बनाना है, सर्वसमावेशी। ऐसे क्षेत्र या ऐसे लोग, इसमें स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स एंड रीजन्स, जिसमें SC ST OBC सबको जोड़ने की बात इसके अंदर कही। साथ ही गिफ्टेड स्टूडेंट छूट ना जाए, उसकी भी चिंता इसके अंदर की गई। इस सारा का सारा जो है माहौल हमारे पास में आया है। 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए 2030 तक। जैसा मैंने बताया, आप लोग 3.5 लाख स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन में। 2030 तक इसको जस्ट डबल 26.4% है, 50% डबल के आसपास। तो 7 करोड़ के आसपास विद्यार्थियों की संख्या वहां पर हो जाएगी। बहुत बड़ी संख्या है। इसे 7 करोड़ संख्या ही बनने से ही सर्वसमावेशी हो जाएगी। हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, स्टैटिस्टिक्स रेगुलरिटी, दो चीजें बात है। मतलब नंबर बड़ा हो जाएगा तो यूनिवर्स अपने आप रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ाते हैं। या एक ही जो गतिविधि है उसे बार बार यदि आप रिपीट करेंगे, कई टाइम रिपीट करेंगे, तो उसका जो नेचुरल ऑर्डर अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उदाहरण देते हैं, प्रोबेबिलिटी में एक सिक्के को यदि आप 5 बार उछालें तो हो सकता है 1 हेड और 4 टेल मिले, लेकिन 100 बार उछालेंगे तो निश्चित मानिए आपको जो है 42 हेड 48 टेल मिलेंगे और डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये इसके अंतर्गत भाव आ जाता है। लेकिन 7 लाख स्टूडेंट्स आएंगे, टीचर्स कहाँ से आएंगे? ये जो शिक्षा नीति है वो 1:10 1:20 का रेशियो रखती है एज पर दी सब्जेक्ट्स एंड कोर्स करिकुलम। 1:10 के रेशियो में 70 लाख टीचर्स चाहिए और 1:20 में 35 लाख समझिए हमको जो है टीचर्स चाहिए। 75 साल में तो 12-12.5 लाख हम टीचर्स ला पाए। तो टीचर्स एजुकेशन पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स में जो बीएड प्रोग्राम है उसको भी 2 इयर्स को 4 इयर्स कर दिया गया है। रिटायर्ड जो पूल ऑफ टीचर्स है उसको भी इसके अंदर लाने की बातचीत की गई है और अनौपचारिक क्षेत्र में जो हमारे पास विद्वान लोग हैं उनको भी जोड़ने की बात की है। और टीचर्स की अच्छी ट्रेनिंग के साथ में, टीचर्स के साथ में क्वालिटी में ही बताया गया है, उसके जो मेरिट है, क्वालिफिकेशन, वो तो ही है। जो पब्लिक का जो कॉपरेशन है, पब्लिक से जुड़ाव है, पब्लिक सर्विस को भी एक कंपोनेंट के रूप में उसका एवोल्यूशन किया जाएगा, एक हमारे पास में समस्या है। जहां तक इसको लागू करने के बारे में बड़ी चिंताएं लोग करते हैं। चिंता करना आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम सभी लोग जुड़े और अचानक से कोई चीज आ जाए तो दिक्कत होगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, कुछ अचानक से नहीं आई है। जैसे भाषा की बात है, अब हम सभी लोग माने ना माने, ये भाषा की बात कहीं न कहीं हमारे हृदय में जो है वो पीड़ा तो देती थी। भारतवर्ष की अपनी भाषा हिंदी कितनी अच्छी, सारे उसमें जो है प्रांतों में, अधिकांश प्रांतों में बोली जाती है, लोग समझ लेते हैं। हिंदी को छोड़ करके संस्कृत हमारी इतनी अच्छी भाषा है। हमारे पास बंगला है, मराठी है, गुरुमुखी है, पंजाबी है, जैसे कहते हैं मराठी है, गुजराती, सारी भाषा हमारी, अपना इनका साहित्य है। इनको हम सम्मान देते ही नहीं है। अभी तक जो भाषा हुई भी प्राथमिक मिडिल तक चलती है, सब भूल जाते हैं। अभी तक ये भाषाएं जो है वो कृषि में, चिकित्सा में, प्रबंधन में, विधि में, न्याय में, अभियांत्रिकी में, टेक्नोलॉजी में नहीं पहुंच पाई। अभी तक ये भाषाएं जो है वो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, जहाँ IAS की ट्रेनिंग दी जाती है, या सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एकेडमी जहाँ पर IPS की ट्रेनिंग, वहां पर नहीं पहुंच पाई है। वहां पर कब पहुंचेंगी? ये अंदर पीड़ा थी, उस पीड़ा को आत्मसात करते हुए इस शिक्षा नीति में उसको सम्मान दिया गया है। इसी प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सब अकेले में चिल्लाते रहते थे,
अभी एक लड़की का प्री पीएचडी हो रहा था, इंटरव्यू हो रहा, मैं बैठा हुआ था, उसे आता पता कुछ था नहीं। मैंने सुपरवाइजर भी हमारे स्टूडेंट, मैंने उनको फोन किया, भाई ऐसा क्यों करते हो? बोले उसे एक सेंटेंस लिखना भी नहीं आता सर, तो क्या करें। ये सारी चिंताएं थी। इन चिंताओं को एक साथ जोड़ करके, समाज के साथ में सरोकार जोड़ करके, एकांगी व्यक्तित्व न लेकर के समाज के लिए उपयोगी नागरिकों का निर्माण करना एक लक्ष्य होना चाहिए। समाज की समस्याओं के साथ में सरोकार स्थापित करने वाला, उद्योग की समस्याओं के साथ में सरोकार स्थापित करने वाला, राजनीति के साथ में सरोकार स्थापित करने वाला, विश्व की समस्याओं के साथ में जागरूक इंसान उत्पन्न करने काम शिक्षण संस्था होना चाहिए। ये सारी पीड़ाएं थी, इन पीड़ाओं को आत्मसात करते हुए शिक्षा नीति बनी। रोड मैप, कोई सड़क पर चलने वाला नक्शा तो बना नहीं है। संक्षेप में मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। एक तो जो केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को करना है, बहुत सारे कानूनी परिवर्तन करने पड़ेंगे। 19 तरह के कानून हैं जिनको बदलना पड़ेगा, जिसकी चर्चा यहाँ पर करना मैं आवश्यक नहीं समझता। वो राज्य सरकारों का काम है, एक दो नहीं, 19 प्रकार के कानून हैं। और सबसे कठिन कानून में परिवर्तन होगा जो आपकी जो अल्पसंख्यकों को शिक्षा के विशेषाधिकार दिए गए हैं, चाहे वो समझिए कि सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो। और जब इनको छुएंगे तो सबसे अधिक जो विद्रोह विरोध होगा वो इस्लामिक जो अल्पसंख्यक उनकी तरफ से होगा। ये स्वीकार करना चाहिए, वो बात यहाँ पे नहीं करना चाहता। दूसरा का स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन कंप्यूट करने पड़ेंगे। स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन ऐसा है कि ये लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है। 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना, 2040 में पूरा रूपांतरण होना चाहिए। 2 यार्ड स्टिक्स दिए गए, 20 साल का समय दिया गया है। तो प्रति वर्ष हमको 50% GER तो स्टेट को कंप्यूट करना पड़ेगा, मल्टीपल रिग्रेशन यूज करते हुए, खाली ख्याली पुलाव नहीं, कितने हो जाए इतने हो जाएंगे। और सिंपल जो है इसमें प्रोग्नोस्टिक टेक्निक्स भी, एक्स्ट्रापोलेशन टेक्निक्स भी नहीं लगी। मल्टीपल रिग्रेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इतना सबको जोड़ करके निकालना पड़ेगा। 2021 में, 22 में, 23 में, 24, 25, 30 तक कितना होगा वो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन निकालना पड़ेगा। स्टेट के बनेगा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टैटिस्टिकल प्रोग्रेशन निकालना पड़ेगा। जब स्टेट बन जाएगा तब हमको निकालने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशन वाइज, यूनिवर्सिटीज में कितने जाएंगे, कॉलेजेस में कितने जाएंगे, वो सारी चीजें निकल पाएंगी। और तब पता चलेगा कि इस वर्ष में इतने विद्यार्थी जो प्रवेश ले सकते हैं। और तब फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी कि कितनी बिल्डिंग्स, कितने क्लासरूम, कितना ICT, कितने लेबोरेटरीज, कितने लाइब्रेरीज इत्यादि की जरूरत पड़ेगी। और तब कंप्यूट करना पड़े कितने टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये कंपटीशन जो टेक्निक्स है, ये कंपटीशन जो जरूरी एस्टिमेट्स लगाने वाला काम जो शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो IDP पर बहुत जोर देती है। प्रत्येक संस्था को अपनी जो है इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक, इवैल्यूएशन इत्यादि सारी चीजें इसके अंतर्गत जोड़ दी जाएंगी। ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। ऑटोनॉमी पर कंसंट्रेट करती है शिक्षा नीति, कहती है कि 15 साल में कोई भी संस्था जो है अफिलिएटेड नहीं होगी, सब इंडिपेंडेंट संस्थाएं बनेगी। जैसे आपका जो कॉलेज आ रही है, कॉलेज है, गुरु नानक देव से अफिलिएटेड होना चाहिए। अफिलिएशन की कोई जरूरत ही नहीं, 15 साल में अफिलिएशन खत्म ही हो जाएगा। अभी से शुरुआत करिए। शुरुआत करने में आप अपने किस स्वरूप में रूपांतरित करना चाहते हैं? नंबर 1, रिसर्च सेंट्रिक यूनिवर्सिटी के रूप में, टीचिंग सेंट्रिक यूनिवर्सिटी के रूप में, या डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनोमस कॉलेज के रूप में। ये आपके पास जो सुविधाएं हैं, शिक्षकों ने जो काम किया है, जो संभावनाएं हैं, उनको ध्यान रख, 3 ही कैटेगरी से हमारे पास में व्यवस्थाएं रहेंगी। ये IDP के अंतर्गत आएगा। ऑटोनॉमी आपको दी जाएगी तो देखिए फाइनेंसेस किया तो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रोल तो सरकार करेगी। इसमें तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली छोड़ दिया जाए, आप जैसा चाहिए। लेकिन ऑटोनॉमी इसलिए दी जाएगी कि आप यहाँ अच्छे प्रोफेसर्स हैं तो अच्छा काम करेंगे। वर्ल्ड ओवर हम सभी लोग जानते हैं, दिस इज फैकल्टी विच अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट्स। So far as ICT is concerned, infrastructure is concerned, library, they are almost all the same world over. You go anywhere, see.
द डिफरेंस इज मेड बाय द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। लंदन स्कूल ऑफ जाइए, वहां पर आप देखिए क्या बढ़िया टॉप के जो स्कॉलर्स वो अट्रैक्ट करते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज आइए, ट्रिनिटी जो कैम्ब्रिज में ही 3-4 कॉलेजेस हैं, उसमें ट्रिनिटी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ऑक्सफोर्ड में कई कॉलेजेस हैं, ऑक्सफोर्ड में कई एक आध कॉलेज टॉप मोस्ट सी कॉलेजेस हैं, सारे एक जैसे नहीं है। वो टीचर्स फैकल्टी किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करेगा। तो इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, ऑटोनॉमी आपको दी जाएगी। ऑटोनॉमी जो है आपको दी जाएगी अपनी प्रिंसिपल रिक्रूट करने की, अपना वाइस चांसलर बनाने की, अपने टीचर्स रिक्रूट करने के लिए, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज को रिक्रूट करने की। आप किस प्रकार से आप प्रोग्राम्स हैं। ये कौन बोल रहे हैं? रणजीत जी, इनका बंद करिए 5009 प्लीज। हाँ, थैंक यू। तो मैं जो निवेदन कर रहा था, तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात ही करते हैं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अपना एक स्वतंत्र समझिए संचालक मंडल आपका होगा, आपको किसी संचालित नहीं होना है। आप तो अपनी इमेज बिल्डिंग लेकर के किस प्रकार काम करेंगे तो खुद ही अपने आप बच्चे अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। तो जो विकास होना है, विकास के लिए बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे आकलन करने होंगे, और आपकी जो पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करना होगा, आपकी फैकल्टीज को डेवलप करना होगा। मैं भी मध्य प्रदेश की टास्क फोर्स कमेटी में हूँ, मुझे कुछ काम उन्होंने सौंपा है करने के लिए। तो पाठ्यक्रमों किस प्रकार से, विषयों किस प्रकार संचालित हो। मैंने 4 वर्टिकल्स बनाए, सारे एजुकेशन सिस्टम को जो है वो 4 समझिए कि वर्टिकल्स मैंने डिवाइड कर दिया। हमने कहा देयर शुड बी स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल परसूट्स, आध्यात्मिक उपलब्धि या अध्ययन करने का एक शाला होनी चाहिए, स्कूल होना चाहिए। हम डिसिप्लिन की बात ही नहीं करते, हम फैकल्टी की बात ही, हमें स्कूल की बात, जो पहले गुरुकुल पद्धति में स्कूल हुआ करता था उसमें आता है। अब इसमें योग को रख लीजिए, इसमें ध्यान को रख लीजिए, इसमें संस्कृत रख लीजिए, इसमें धर्म को रख लीजिए, जितने समझिए अंतर धर्म के अध्ययन है वो सब इसमें आ जाएंगे। सारा जो स्पिरिचुअल परसूट से जुड़ा सब कुछ इसके अंदर आता चलाएगा। और मैं स्कूल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, एक प्राकृतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ समझिए होना है। इसमें पंचभूतों का अध्ययन आ जाएगा, इसमें वनस्पति शास्त्र अध्ययन आ जाएगा, इसमें जंतु शास्त्र अध्ययन आ जाएगा, इसमें जैव विविधता आ जाएगी, इसमें कृषि का भी अध्ययन ले सकते हैं, इसमें भूगोल खगोल जितना है सब इसके अंतर्गत प्राकृतिक जो व्यवस्था है नेचुरल ऑर्डर वो आ जाएगा। अभी सोशल साइंसेस की बात से मुझे थोड़ी तकलीफ होती है। वाई शुड वी कॉल इट सोशल साइंस, वाई नॉट फैकल्टी ऑफ सोशल वैल्यूज। तो हमने स्कूल ऑफ सोशल वैल्यूज की बात की। समाज मूल्य, समाज से जुड़ाव जिन जिन विषयों का है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, आप क्या कहते हैं मनोविज्ञान हो, लोक प्रशासन हो, आपका मैनेजमेंट हो, आपकी फिजिकल एजुकेशन हो, आपकी क्रीड़ा हो, कला हो, कौशल हो, सब कुछ इसमें जो सोसाइटी से कनेक्ट करता है जो कुछ वो सोशल वैल्यूज के अंदर आ जाएगा। फिर आएगा स्कूल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेंट्स हो, जहाँ प्रयोगशालाओं की जरूरत होती है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इस 4 में आप डिवाइड करके संस्था का बनाइए मॉडल, सारे विषयों को उसके अंदर रखते जाइए, ये नवाचार होगा। और फिर उसमें एक दूसरे से जुड़े हुए जो होंगे वो अपने आप समझिए कि मल्टी डिसिप्लिन चीजें बनती चलेंगी, अलग से आपको जो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसके अंतर्गत रोड मैप के अंतर्गत चीजें आती चलेंगी। किस प्रकार से मूल्यांकन करना है वो भी प्रविधि आपको बनानी पड़ेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात इन्होंने की है, लेकिन पहले आपको जो पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमेतर जो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इनके जो है अनुपात डिसाइड करना पड़ेगा। 60-20-20 और 70-15-15 वो डिसाइड करना पड़ेगा। फिर पाठ्यक्रम का मूल्यांकन जो है परीक्षा, प्रतिमाह परीक्षा जो असाइनमेंट्स पेश करते हैं या ट्राइमेस्टर या सेमेस्टर में वो करते हैं, अटेंडेंस में कितना करते हैं, ओवरऑल इवैल्यूएशन किस तरह करो, वो भी मार्क्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक बच्चा छोड़ करके दूसरी संस्था से जाता है या गांव में अपनी शिक्षा लेके आता है, वो किस प्रकार जोड़ेंगे, उसके लिए भी आपको थोड़ी सी तैयारी जो वो करते रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आपको अपने ढंग से तैयारी करनी है, अपने ढंग से मूल्यांकन करना है, आपको अपनी छवि बनानी है, आपको अपने को कंपटीशन, हाँ कंपटीशन की बात जरूरी है।
कंपटीशन में आप समझिए कि अपने अंदर कंपटीशन तो करेंगे। इन्होंने जो आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 7-8 आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप की, उनका मॉडल इनके दिमाग में चलता है, जिसमें हार्वर्ड, येल इत्यादि आते हैं। और वर्ल्ड की 100 की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस खोलने की सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। इसे थोड़ा सा भय तो है, दिक्कत तो इसमें आ सकती है, क्योंकि अभी भी हमारी जो मानसिकता है, जैसे सविता जी कह रही, जो गुलामी की मानसिकता अभी भी है, कि हमारी इच्छा होती है भाई हार्वर्ड की डिग्री, लंदन की डिग्री, वो सब लेकर के आ जाए, तो वो भय तो रहेगा। लेकिन उस भय को किस प्रकार से दूर किया जाए? यदि हमारे अंदर खुद ही क्षमताएं हैं, कुछ मौलिकता है, और विद्यार्थियों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, तो अच्छा होगा। सुविधा ये होगी, अभी जो बच्चे हमारे बाहर जाकर के पढ़ते हैं, भिन्न भिन्न संकटों से गुजरना पड़ता, अभी कोविड-19 के अंतर्गत किस प्रकार से अपने बच्चों को भारतवर्ष वापस ला पाए हैं, कितना शोषण होता है, कितना धन यहाँ से बाहर जा रहा है, वो रुक जाएगा। हमारा जो धन है, हमारा जो ब्रेन है, वो भारतवर्ष की उपयोगिता के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें एक और सुविधा है, जो भी IITs MBBS करके लोग जो जनरल सर्विसेज में जाते हैं, उन पर थोड़ा सी रुकावट आएगी। यदि उनको यहीं पर ही व्यवस्था मिलती है, अच्छा सम्मान मिलता है, अपने देश में ही काम करने के लिए जो अवसर मिल जाते हैं, उससे भी फायदा प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये तो नहीं कह सकते कि चुनौतियां हमारे सामने नहीं है, और जो नई चीज आती है चुनौतियों का संसार लेकर आती ही है। लेकिन ये जो हमारी अपनी शिक्षा नीति है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें पूरे राष्ट्रीय चरित्र का इसमें जो है उद्घाटन हुआ है। हम इसको अपनी संस्था में लागू करने का प्रयास करें, और ये जो आपका इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल पहले से विद्यमान है, और सूक्ष्म जी कितना अच्छा काम कर रही हैं इसके अंतर्गत, इनको ही आप इसका इंचार्ज बना दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन समिति के जो प्रभारी हो गई साहब, ये सूक्ष्म अहलुवालिया जी, और इनके साथ में जो जो हमने चीज़ें बताई हैं एक एक करके, वो करना शुरू कर दीजिए। पाठ्यक्रमों कैसे निर्माण हो, भाषा किस प्रकार से हो, अनुसंधान किस प्रकार से, विविध अनुसंधान की उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। हम अपने को एक रिसर्च सेंट्रिक यूनिवर्सिटी या टीचिंग सेंट्रिक यूनिवर्सिटी या डिग्री ग्रांटिंग ऑटोनमस कॉलेज कैसे हम बढ़ना चाहते हैं, ये सारे लक्ष्य इनको दे दीजिए, टारगेट दे दीजिए। 4-5 लोग और इनके साथ जुड़ जाएंगे, और सविता जी आप कहेंगी तो मैं भी इनकी सहायता करूँ। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर विस्तृत जानकारी के लिए। अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो शायद मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही सरल भाषा में सूक्ष्मता से आपने जो विस्तृत जानकारी हमें दी है, उसके लिए आर्य परिवार की ओर से मैं आपको स्वागतम के और धन्यवाद के स्वर देना चाहूंगी। आपका बहुत 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 आभार। यकीनन हम आपको बार बार सुनना चाहेंगे, और जिस तरह से आप जुड़ने की बात कर रहे हैं, आप पहले ही हमारे परिवार में शामिल हो चुके हैं, और हमें ये बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम ये सोचकर कि आपको हर बार सुनना इतना मन को आनंदित करता है, तो बार बार जब हम सुनते रहेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे, तो यकीनन ये कारवां आगे बढ़ता ही रहेगा। जैसे आपने आज के हमारे इस छोटे से प्रयास को, जो एक नेशनल वेबिनार के रूप से हम लाना चाहते थे, लाइव स्ट्रीम करने के बाद आपने उसको इंटरनेशनल में बदल दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी आर्य परिवार की ओर से। सच में मन यही होता है कि कोरोना काल जो है वो बस अब खत्म हो जाए, और इस वर्चुअल मीट के द्वारा जो हम आपको देख पा रहे हैं, एक बार सच में हम अपने प्रांगण में आपको महसूस कर सकें, आपको मिल सके और आपसे बातचीत कर सके। इसी अभी मैं कहना चाहूंगा सविता जी, गिल साहब आए क्या? हैज गिल ज्वाइंड? जी जी, उन्होंने ज्वाइन हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। हाँ जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रहा हूँ प्रोफेसर गिल ने ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, हाँ जी सर, उन्होंने कर लिया है जी। हाँ जी ठीक है। नहीं तो मैं चाह रहा था कोई सवाल होते ना, तो आई कुड हैव इसी आंसर दोस क्वेश्चन। नाउ वी लिसन इसी प्रोफेसर गिल। जी सर। जी सर,
डॉक्टर गिल हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, ओ। जब से आपने बातचीत शुरू की तभी से वो हमारे साथ हैं। अच्छा, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड रिसोर्स पर्सन, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह गिल जी, फॉर्मर वाइस चांसलर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट। वी वेलकम यू सर। आर्य परिवार की ओर से आपका ढेरों स्वागत है। In the meantime, I would like to introduce this second resource person to our audience. Madam Amanpreet, kindly show your screen. Dr. Shwinder Singh Gill जी ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੱਪੜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਣਵੀਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੋਹਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ PIG ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। The topic for the webinar is Perspectives and Challenges of National Education Policy with special reference to Punjab. Again, with folded hands, we would like to welcome Dr. Shwinder Singh Gill. First of all, I'm thankful to the principal, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਇਆ, 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਚਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿਚਨ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਵੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ परमजीत कौर पम्मू जी म्यूट करें अपने को। यस थैंक यू। हाँ, थोड़ा जिहा हिस्टरी ऑफ एजुकेशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
अंग्रेजों को ये गल चंगी नहीं लगी तो उन्होंने ये सारा जो सिस्टम है वो ब्लॉक कर दिता। ਜਿਹੜੇ ਕਾयदे ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਾयदा ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੀ ਗਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਵਿਦ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ ਹਾਇਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਸਮਵੇਅਰ देयर इज ए ਬਲੌਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਈਏ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਟ ਅਸ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ ਬੋਨ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ 34 ਸਾਲ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਲਿਸੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਹੈ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਲੇਟ ਫॉर us. We cannot wait. We must make this education policy success, and this onus lies on principals, teachers, and society, our bureaucrats, our chief ministers. So we should be very clear that this has to be implemented and we must succeed in it. And ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਡਿਸਲਾਈਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਟਰਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਦੈਟ ਲੋਕਲ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ।
मैंने पूछा कि 6 महीने अंग्रेजी सीख लेना है? ये सारी उम्र पहले तो लैके PhD तक कल अंग्रेजी ही सीखनी है, ये कोई सेंसिटिव पर्पज नहीं है। सो वी शुड बी वेरी क्लीयर, ਅਸੀਂ ABC ਸਿੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੀ ਪਰਪਸ ਆਫ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼, ਐਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PTU ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵੈਲ ਪਲੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, मैं तो हमेशा पंजाब को लीडर समझा, पर कई लोग इन बहुत डिप्रेशन चले जाते हैं, कोई ऐसी गल नहीं है। सो वी आर वेरी वेल, हायर एजुकेशन साडे कोले है। साडे कोले प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत आ गई, LPU आ गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गई, होर बहुत यूनिवर्सिटियां ने, साडे कोल कोई 30 के करीब यूनिवर्सिटियां हैगियां ने। सो साडे कोले हायर एजुकेशन है जिहड़ा वो हैगी है, इहनूं ओरीएंटेशन करन दी लोड़ है। नवीं एजुकेशन पॉलिसी ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ, PTU ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਆਫ ਟਰੈਕ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 60% ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸਟ ਸਪਰੈਡ ਆਵਰ ਬੇਸ ਐਂਡ ਵੀ ਮਸਟ ਗਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏ ਫੁੱਲ ਫੋਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ 15-20% ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਨਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। It is around between 80 to 90, मैं ज़्यादा फिगर्स एग्जैक्टली नहीं दे सकता, बट इट इज 80। तो 15% लोग हैं जिहड़े साडे कोले आए। दैन साडे कोले ड्रॉप रेट बहुत हाई है, 10-15% बच्चे साडे कोले 8वीं तक जाते जाते जिहड़े होर रह रहे। इस लगे 30-40% पॉपूलेशन है जिहड़ी साडी ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लूज कर रहे हैं, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਾਹ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ BEd ਕਰਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਰਕਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਟੀਚਰ ਆਉਣਗੇ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਟ ਐਟ ਸਮਵੇਅਰ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਨਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, 10 ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਆਰਟ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਰਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੀਨ ਸੀ ਆਰਟਸ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ 14ਵੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ 16ਵੀਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ PhD ਕਰੋ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ 10ਵੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਦੇ ਵਰ ਗ੍ਰੇਟ ਆਰਟਿਸਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ PhD ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦੈਟ ਵੀ ਮਸਟ ਗਿਵ ਦੀ talent, we must give the skill to the people, and skill must be recognized and measured। ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਜਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਏ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਸਕਿੱਲ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ, IIT, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ IAS ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ MBA ਕਰਦੇ। ਸੋ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਪੁਟਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਮਨੀ ਇਨ IITs when they are not going to become engineers? So we must think these are the problems which we are this thing ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 30-40 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ 27 ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਟੋਨੋਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਾਲਜ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਆਟੋਨੋਮੀ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ 26 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ UGC ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਾਲਜ। ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਆਨਸਰ, ਆਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਵਰ ਟੀਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਫਰੂਸ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। But are we on that line to take the full responsibility? Arya College giving a certificate that he is a graduate. Will I select him? That is the issue. So we should be very well prepared. We must have a good teacher. We must have a good principal. We must have good vice chancellor. And more than that, nothing can move the dial of politician. We need good leaders. We need good bureaucrats. ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅਨਸਟੇਬਲ ਸੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਦਲ ਲਓ। So what I'm trying to say is we must have a consistent agreement on something that this will be continued. ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ? ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ IAS ਬਣ ਜਾਂ ਅਫਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮੇਜਰ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ, ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਸ਼ੌਕ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ ਵਾਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਿਆ, ਕੰਪੀਟ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਦੈਟ ਵੇ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਫॉर ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ। ਇਕੱਲੀ
सोशल साइंस पढ़ा के नहीं कंपीट कर पाएगा। सॉरी, आर्या कॉलेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वाइफ ने इसको पास करा आर्या कॉलेज की MA उन्हें इस कॉलेज से करी है। मैं इसे कन्वोकेशन अटेंड करी थी। श्री अश्विनी कुमार जी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत बड़े पुलिस अफसर सी, ही वाज द चीफ गेस्ट ਤੇ he was very attractive to the people। तो बड़ा अच्छा उत्थे इकट्ठ होया सी कि अश्विनी कुमार जी आ रहे ने। सो आई अटेंडेड दैट। सो आर्या कॉलेज आइयां ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। नेक्स्ट वाजपेयी साहब ने भी टच कराया, बहुत इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜਾ हाउ टू प्रोड्यूस गुड टीचर्स। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ B.Ed ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਘਰ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੌਨ ਅਟੈਂਡਿੰਗ, ਦਿਸ ਅਟੈਂਡਿੰਗ, ਦੈਟ ਅਟੈਂਡਿੰਗ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ UPSC ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ UPSC ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਯੂ ਹੈਵ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਟੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਿਸ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਸਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਪਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਵੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ, ਲੈਕਚਰ ਦਿਓ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਵਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ them into positive। ਸੋ ਟੀਚਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ B.Ed 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। Entry point, I don't know what will be entry point, that is after graduation or after +2, I don't know, but then एक क्या फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਬਟ ਦੈਨ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਵੀ ਨੀਡ ਏ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਟੀਚਰ, ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਕਮਿਟਡ, ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਡਰ, ਹੀ ਮਸਟ ਬੀ ਲਵ ਟੂ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਡ ਹੀ ਮਸਟ ਟੀਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 3-4 ਮੀਲ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਰੋਡ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਰੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ NDA ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। JBTC 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, but then he has a zeal to teach, he is a methodology to teach, he is a commitment to the village, he is a commitment to the students। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮਸਟ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੀਚਰ। ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੀਚਰ। ਟੀਚਰ ਮੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੀ ਮਸਟ ਕਰੈਕਟ, ਵੀ ਮਸਟ ਬ੍ਰਿੰਗ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ,
जे तुसी टीवी ते सुनो तो दस फलाने बंदे ने किवें कॉलेज खोलिया, किन्ने पैसे, तो पैसे दे के परे हो जाते सी। नहीं सी कहंदे टीचर मेरा रख लो, मेरी कुड़ी नूं रख लो, मेरे मुंडे नूं रख लो। वो किधर गए? हुण उत्थे बह जांदे ने, मैनूं चांसलर बना दे, मैनूं वाइस चांसलर बना दे, मेरे मुंडे हिला दे, मेरी नूंह हिला दे, मेरे वो किधर गए ਜਿਹੜੇ लोग पैसे ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ MCA ਚ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। कहना बेटा ये नहीं तू मैनू पूछा, जे तू MCA च लिए पैसे मंगदा मैं तेन दे दिंदा। सो वो प्यो कित्थे चले गए? वो सोसाइटी किधर नूं चली गई? असीं किधर नूं चले गए? ये जिहड़े सानूं टीचर वगैरह जिन्ना चिर असीं चंगे टीचर नहीं पैदा करते उन्ना चिर असीं एजुकेशन नूं चेंज नहीं कर पावांगे। वी मस्ट कंसनट्रेट ऑन दिस। दैन असीं UGC चेंज कर रहे हैं, असीं वो चेंज कर रहे हैं, असीं सेंट्रल लोग कर रहे हैं। वो सारियां जिहड़ी चीज़ां ने वाजपेयी साहब ने दस्सियां वो बहुत इंपॉर्टेंट ने, उत्थों ही सारा काम चलना है। दूजा जिहड़ा हैगा साडे कोले कि असीं 6% GDP है कि ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ है वाजपेयी साहब? ये मैनूं डाउट लगदा है कि सरकारां ने जिहड़ियां बिल्कुल हथ खड़े, एजुकेशन बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं रही, मैडिकल हैल्थ लोगों की प्रायोरिटी साडी नहीं रही। ये तुसी देख लिया हो, इन्हें साडा जुलूस कढ़ दिता, ये जिहड़ी बीमारी आई है COVID-19, इहदे नाल साडे कोले कोई बंदा साडे सरकारी हॉस्पिटल जाके खुश नहीं है, सारे प्राइवेट जाना चाहते। फिर उत्थे खर्चे वध ने, खर्चे बहुत ने। असीं इहनूं कोई नैशनल लैवल दे उत्ते असीं टोटली फेल आ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਡ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਨਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕੇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਪੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਦੈਨ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਗੇ? ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲੇ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਅਗੇਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, MLA ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। They stood first in UPSC, they stood first in medical, they got a gold medal. But then where is the commitment? Where is the commitment? So we must think on these lines, and this is our duty as an education. We must produce this man and woman. We must produce this woman, man and woman. कित्थे साडे लीडर कित्थे गए? साडे सोशल लीडर कित्थे गए? की उन्हां दा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी नेगेटिव है। ठीक, इवें जिवें साडी पुलिस दा, इवें जिवें साडे डॉक्टरां दा, इवें जिवें साडे टीचरां दा, ये जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी, वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस। We must concentrate on this, and we must give the result to the society. दूजा जिहड़ा हैगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाजपेयी साहब ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर साडे कोले हैगा, होर सानूं प्रोड्यूस करना चाहिए। साडे कोले रिसर्च जीरो है। We have not contributed even a single molecule in medical science. We have not improved any instrument in medical science. And this is true for everything. All our universities, all our research centers. So we must have this thing. I can assure you कि जदों कोविड आया, जिहड़ियां भी साडे टॉप दे साइंटिस्ट टीवी ते आए ने, उन्होंने किसी भी साइंटिफिक गल नहीं करी। आई एम सॉरी, प्लाज्मा थेरेपी दे दो, और these are not proved scientifically, sir. And world, we must compete in the world. We must be very the Nobel Prize.
I was in UCLA. They were selecting a head of the department, and all the head of the departments were not fit to be selected. मैंने कहा, what you are looking for? He said, we want a person who should guide us how we can get a Nobel Prize in this arthroplasty. We want that man as a head of the orthopedics, not vice chancellor. They were selecting a faculty member, a system. So people used to come and give their presentation and went away. He said, why you are not taking him? He said, we want somebody who will ultimately candidate, at least fight for to win a Nobel Prize. I'm talking about UCLA, Los Angeles. This is the level. When we will reach this level? When we will reach this level? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਲਬੀਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਦੂਜਾ ਬਲਬੀਰ ਆਲਰੇਡੀ ਖੇਡਿਆ 4-4 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਗੁੱਡ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾਉਣਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, 11 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 11 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਫੜਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਖੜਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇ। ਸੋ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ? This is to be answered. This is a very big question. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਪੜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ 5 ਕਾਇਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਥ੍ਰੈਟ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਕੇ ਜਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਦੇਖਦਾ 2 ਵਜੇ ਕਰ ਜਾਣਾ। So this is what the education policy सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, 35 साल के बाद पॉलिसी बड़े यत्नां नाल बनाई है, बड़े लोगों ने इनपुट दिते ने, जिहड़े भी वाजपेयी साहब उन्हां दे अगे सी, असीं भी इन्हां नूं सलाह दिंदे रहिंदे सी, ये कर लो, बड़ी ये लई है। ते हुण जिहड़ी नवीं पॉलिसी है ये 2055 च है, नवीं जदों असीं चेंज करांगे, इसे च असीं रहना है, इसे नूं असीं सक्सैसफुल करना है, इसे नाल ही साडा जिहड़ा पंजाब है वो इसे नाल ही साडी सोसाइटी अगे वधेगी। जे असीं पंजाब अगे तो हिंदुस्तान भी अगे, असीं पिछे तो असीं सारे पिछे। हुण असीं इकल्ले तरक्की नहीं कर सकते, सानूं कंबाइंडली तरक्की करनी पेगी। ते जे तरक्की करनी है उहदे इक्को ही साडे कोल सॉल्यूशन है, एजुकेशन। जे सोसाइटी नूं कोई चेंज कर सकदा वो एजुकेशन कर सकदा। साडे कोल एग्जाम्पल है, साडे गुरुआं ने 10 पुश्तां लातियां, जे मैं उन्हां नूं पढ़दा जो उन्हां नूं तो वो इक्को ही काम कर रहे सी, दे वर एजुकेटिंग। की हो रहा है? तुसीं गुलाम उठो, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे बह के खाओ पियो, अपने धर्म नूं मनो, सारे क्रिश्चियन ना मनो, ठीक है? You should have a spirit. This is the teaching. This is the teaching. So teaching है जिहड़ी कोई कले टीचरां की जिम्मेवारी नहीं, सोसाइटी की जिम्मेवारी है। सोसाइटी तो असीं बड़ा कुछ लर्न करते हैं, इधर की हो रहा उधर की हो रहा, ठीक है? साडे बच्चे उही कुछ सीख रहे हैं, उही कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इहदे च साडी बहुत बड़ी लोड़ है। वाजपेयी साहब साडे लीडर ने, साडा नवीं पॉलिसी है, नवीं गवर्नमेंट है, एंड वी मस्ट मेक इट सक्सेस। तुहाडे वर्गे जिहड़े टीचर ने, साडे कॉलेज ने, सारे एफर्ट करनगे। मैं एक बार फिर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा, वाजपेयी साहब का खास कर ते मैडम साहब का ते गुरप्रीत ने जिन्हां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करिया, उन्हां सारिਆਂ ਦਾ मैं धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय। धन्यवाद सर। डॉक्टर वाजपेयी शायद कुछ कहना चाहते हैं, काइंडली सर प्लीज। मैं वो अश्विनी कुमार जी की बात की ना आपने, अश्विनी कुमार has committed suicide very recently, you may be knowing। वो सर होर थे? हाँ नहीं, वही सीबीआई डायरेक्टर जनरल थे, पुलिस में थे। अच्छा जी। सीबीआई डायरेक्टर जनरल, आफ्टरवर्ड्स ही became the governor of Nagaland। हाँ जी। हाँ ओके।
हाँ हो जी, सकता है he कोई was दूसरे भी हो। okay. तो अभी वेरी रिसेंटली सी हैज I know, I know, I know. नहीं, बहुत अच्छा लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर Thank you. जी। धन्यवाद सर। यकीनन बहुत से ऐसे सवालात के जवाब हमें मिले जो हमारे मन में थे, लेकिन आप दोनों की वार्ता को सुनकर के कुछ ऐसे नए सवाल भी पैदा हो गए, जैसे कि डॉक्टर गिल ने हमें बताया कि जो हम पहले से भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं कि इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है एजुकेशन पे, और ज्यादातर गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी नहीं रहती एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर। लेकिन जैसे डॉक्टर वाजपेयी ने नई नई बातों के साथ हमें अवगत करवाया, तो एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे इस नेशनल पॉलिसी को बहुत डीपली स्टडी करने के लिए, और आप दोनों महानुभावों को एक बार फिर से हम मिलना चाहेंगे अपने क्वेश्चन आंसर। डॉक्टर अरुण दिवाकर जी हमारे बीच में हैं, और हमारे पास अब समय भी है जब हम बातचीत कर सकते हैं। सर, मेरे चैट बॉक्स में देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैडम कुमुद जो कि HOD हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस को चेक कर रहे थे, तो काइंडली स्विच ऑन योर कैमरा मैडम कुमुद चावला, and you can ask the questions on behalf of the faculty Arya College. Kindly do ask. Madam Kumud Chawla. Thank you, ma'am. नमस्कार सर। नमस्ते कमल जी। नमस्कार मैम। सर, सबसे पहले तो मैं अपना ही एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा था। एक्चुअली जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई तो मेरी बिटिया जो अब 3rd सेमेस्टर में है, शी इज डूइंग इंजीनियरिंग, तो वो खुद लिखती बहुत अच्छा है और लिखने में उसका इंटरेस्ट भी बहुत है। तो उसको ऐसा लगा कि इट्स अ केस ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हर, क्योंकि जैसे अब वो 2nd ईयर में आ गई है तो अब नई पॉलिसी का उसको क्या बेनिफिट होगा। यही चीज स्टूडेंट्स ने भी बहुत पूछी है कि मैम हम तो पास कर जाएंगे ऐसे ही पुराने सिस्टम में ही फिर। नहीं, देखिए, जो जिस सिस्टम में है वो सिस्टम जो प्रोसेस में आ गया है, जो पाइपलाइन में आया है, वो तो उसे लॉजिकल एंड तक पहुंचना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब तक कोई इंटरवेंशन नहीं। जैसे कि रूसा हमने लागू किया था हिमाचल प्रदेश में, वी वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इन होल ऑफ इंडिया। तो जो नए लोग आते हैं उनसे शुरू होती है, किसी नई व्यवस्था को बीच में नहीं लागू कर सकते ना, ये समस्या है। जिस सिस्टम में जिस ऑर्डिनेंस को लेकर के आपने किया है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। बीच में अगर हम पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ जैसे कोई रिलेटेड सब्जेक्ट अगर बच्चा लेना चाहे तो हम उसके लिए अलाउ अगर कर सकते हो, जैसे जो अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी 2nd या 3rd ईयर में हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बात पूछी है कि हम जैसे जिसने कॉमर्स ले लिया या आर्ट्स ले लिया, वो कोई और सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे आर्ट्स में, वो अकाउंट्स का कुछ सीखना चाहते हैं जस्ट टू बी ऑन द प्रैक्टिकल साइड। तो वो अब क्योंकि आप इस लाइन पर सोच ही रहे हैं कि हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन दें, तो इन 2 साल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ इंटरिम रिलीफ ही जिसको हम कह देते हैं, थोड़ा सा ही कोई प्रोविजन अगर बन जाए, ऑप्शनल हो चाहे। नहीं, इसमें क्या है, जैसे कि अभी टास्क फोर्स कमेटी बनी, सारे स्टेट्स अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। आफ्टर ऑल इट फेडरल सिस्टम है। गिल साहब आ गए, मैं नमस्कार करता हूँ सर आपको। गिल साहब नमस्कार जी। हाँ जी जी। तो वो जो है, जो यूनिवर्सिटी या स्टेट अपने ढंग से कुछ प्लान करे, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें बीच में लाने वाला कुछ मुझे भी मिला नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोविजन यदि आ जाता है बीच में तो दैट इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स, दैट कैन बी। अगर ऐसा भी आ जाए, द पोर्शंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैन बी इसी इम्प्लीमेंटेड इन अ ट्रंकेटेड मैनर से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो समझिए कि दैट में उसी ऐड समथिंग, लेकिन उसके पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। जैसे बच्चे ने, तो आप समझे कॉमर्स से बच्चा है, अकाउंटेंसी तो पढ़ाते ही चले जा रहे हैं। मान लो इंजीनियरिंग कोई कर रहा है बच्चा, वो मतलब म्यूजिक पढ़ना है, म्यूजिक का टीचर वहाँ पे नहीं है, हाँ, तो समझिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उधर आ सकती है ना। तो क्योंकि इसको अनसिस्टमेटिक ढंग से भी लागू नहीं कर सकते। मेरा to be very much systematic, but it's very sensitive matter. Yes, very true. तलवार की धार पे चलना है जी।
अभी अब हम लोग गिल साहब को सुनेंगे, सवाल नहीं लेते, सवाल तो मैं इनकी इंतजारी में कर रहा था। हाँ जी, जरूर। थैंक यू सर, thank you so much. Thank you, ma'am. Definitely, sir. We would like to have a separate session for this question answer round also, because जैसे मैंने आपको कहा, परिवार के साथ जुड़े हैं और अब ये मुलाकातें आगे बढ़ती जाएंगी और इस तरह की प्रोग्राम्स हम करते जाएंगे। इसी बीच मैं शुभ स्वागतम एक वोट ऑफ थैंक्स अगर फॉर्मली देना चाहूँ तो सबसे पहले विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस शो। जैसे मेरा लैपटॉप मुझे बता रहा है, मेरे पीसी पे ये शो हो रहा है कि जो लाइव स्क्रीनिंग की गई है आर्य कॉलेज की तरफ से, वहां पे मोर देन 3500 स्टूडेंट्स फॉलोअर्स ने, हालांकि स्टूडेंट्स हमारे पास 2000 के आसपास हैं, लेकिन जन साधारण तक भी आपकी बात पहुंच पाई है। 3500 से ज्यादा का व्यूअरशिप जो है वो हमें नजर आ रही है डिफरेंट लेवल्स पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे धन्यवाद के स्वर जाएंगे हमारे सेक्रेटरी मैडम मिसेस तीशा शर्मा जी की तरफ, जो आज स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन हमारी आर्य कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के सभी सदस्यगण का प्रोत्साहन हमेशा हमारे साथ रहता है, जिसकी वजह से ही हम इस प्रकार के कार्य कर पाते हैं। मैडम डॉक्टर सविता उपल, जिनको दोनों महानुभावों ने भी धन्यवाद किया, मैं भी एज कोऑर्डिनेटर आईक्यूएसी धन्यवाद देना चाहती हूँ हमें ये सुअवसर देने के लिए। आप सभी फैकल्टी मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, और खास तौर पर मेरी जो टेक्निकल टीम जिसको हेड कर रही हैं आज मैडम किरण फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैडम अमन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, अदिति मैम है, शिवांगी है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, और राजेंद्र जी और दमेंद्र प्रीत कौर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल टीम के साथ ही अब ये संभव हो पाया, और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद के स्वर देती हुई आप सबसे ये निवेदन करूंगी कि ये जो प्यारे से लम्हे हैं, इन लम्हात को एक बार थोड़ी देर के लिए चुरा कर अपने पास रख लेने के लिए आप सबसे निवेदन है, काइंडली कुछ क्षणों के लिए अपना कैमरा ऑन करें ताकि अपने स्पीकर्स के साथ हम एक यादगार पिक्चर ले सके, जो हम अपने स्क्रीन पर भी शो कर सके। टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट रहेगी, take the picture at the earliest as much as possible. Kindly switch on your cameras. So all the faculty members and students, whosoever has joined, kindly let's pose for a beautiful photograph. Thank you very much. और कार्यक्रम का समापन हम हमेशा की तरह आर्य समाज की परंपराओं को निभाते हुए शांति पाठ से करेंगे। मैडम अमनप्रीत, काइंडली गेट रेडी विद द शांति पाठ। आप सभी से निवेदन रहेगा कि सब मिलकर शांति पाठ करें, और उसके साथ ही हमारे आज के इस नेशनल वेबिनार, जिसको कि इंटरनेशनल बना दिया हमारे डॉक्टर वाजपेयी जी ने, धन्यवाद देते हुए इसके साथ ही इसका समापन होगा शांति पाठ के साथ। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॐ।